के इनवर्स पेयर्स अरे लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो अपन को क्वेश्चन में दो चीज़ें देखे रखेंगे। एक होगी n, जिसकी वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 1000 के बीच में, तो n की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। दूसरी वैल्यू जो अपन को क्वेश्चन में देखे रखेंगे वो है k, और k की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 1000 के बीच में। अब n और k का क्या काम है? n का मतलब है कि अपन एक अज्यूम कर सकते हैं एक सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो जैसे n अपन को 3 दे के रखा है, तो नंबर्स ले सकते हैं अपन 1 2 3। ठीक है। अब k का क्या मतलब है? अब बेसिकली अपन को क्या करना है, अपन जो नंबर्स है अपने 1 2 3, अपन उनको शफल कर सकते हैं और अपन को देखना है कि उन n नंबर्स में कितने पॉसिबल पेयर्स बनते हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके अंदर टोटल इन्वर्स k है। अब इन्वर्स k का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल इन एग्जांपल 1 में दे रखा है कि n इक्वल्स टू 3, मतलब कि अपन नंबर ले सकते हैं 1 2 3। ठीक है। अब 1 2 3 के अंदर तो इनको जीरो इन्वर्जन चाहिए, बट लेट्स से 1 2 3 के अंदर इनको दो इन्वर्जन चाहिए। अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है। 1 2 3 अपने पास नंबर है और अपन को टोटल इन्वर्जन एक चाहिए। तो मतलब अपन 1 2 3 को अपन जितनी बार चाहे उतनी बार शफल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक शफल बन रहा है इसका 1 3 2 1 3 2। तो अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर एक ऐसी पेयर बन रही है 3 2, जो कि रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है। 3 2 से बड़ा है, मतलब अगर अपन इसको लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो 3 और 2 एक ऐसा नंबर है जो कि जिसमें 3 2 से बड़ा है और 3 पहले आ गया है। ठीक है। और अगर अपन सेकंड एग्जांपल में देखेंगे तो 2 1 से बड़ा है और वो पहले आ गया है। तो इन दोनों के अंदर एक एक इन्वर्जन है। एक एक इन्वर्जन तो समझना काफ़ी ईजी हो गया। दो इन्वर्जन अपन देखते हैं एक बार। तो इस केस में अगर इन्हें ऐसा लिखा होता 3 2 1, तो इसके अंदर दो पेयर्स बनते हैं। एक बनती 3 2 की एक पेयर, एक बनती 3 और 1 की एक पेयर, और एक बनती 2 और 1 की एक पेयर। तो इस केस के अंदर अपने पास टोटल ऑफ 3 इन्वर्जन्स है। ठीक है। टोटल ऑफ 3 इन्वर्जन्स है ना। तो इसके अंदर k इक्वल्स टू 3 है, बट अपना आंसर आता 1 है ना। k इक्वल्स टू 3 है। तो अगर अपन k की डेफिनेशन ढूंढे, इनवर्स पेयर इज अ पेयर ऑफ इंटीजर्स वेयर i इज लेसर देन j, और दोनों की दोनों अपनी रेंज में होनी चाहिए। i इज लेसर देन j एंड नंबर ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ j, नम्स ऑफ j। ठीक है। तो इसके अंदर अपन को ऐसे टोटल 3 पेयर्स मिल रहे हैं, मतलब k की वैल्यू अगर 3 देख के रखते तो अपने टोटल कॉम्बिनेशंस एक बनता, मतलब अपना आंसर एक आता, n3 होता, और अगर k भी 3 होता तो इस केस में अपना आंसर आता 1। ठीक है। अगर अपन दो इन्वर्जन्स की बात करें तो इसमें अपन ऐसा लिख सकते थे 3 1 2। इसके अंदर टोटल दो इन्वर्जन्स ही है, एक 3 1 का पेयर बनेगा और तो और एक 3 और 2 का पेयर बनेगा। और कोई पेयर नहीं बन रहा है, 1 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 छोटा है और 1 पहले ही आ गया है 2 से। ठीक है। तो ये तो अपन ने समझ लिया इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और अपन और जब प्रॉब्लम को समझते जाएंगे तो अपन को और डीपली इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आते जाएगा। ठीक है। कुछ अब इम्पॉर्टेंट अपन जो चीज़ें समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम से, सबसे पहले अपन उन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे अपन ना एक नंबर ले लेते हैं n, जो कि है लेट्स से 5। तो अपन देखते हैं 5 में अपन कितने पॉसिबल इन्वर्जन्स बना सकते हैं और वो कितने तरीके हैं उनको बनाने के। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। तो ये अपने नंबर से 1 2 3 4 5। अभी इसके अंदर इन्वर्जन्स जो है वो 0 है, इसके अंदर इन्वर्जन 0 है। ठीक है। अपन को कुछ एक k वैल्यू अगर उन्हें दे के रखी होती तो अपन कैसे उसको फाइंड करते, ये अपन जानना चाहते हैं ना। तो उसके लिए अपन सबसे पहला काम करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को एक, अगर आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आप सोचते हो तो ये क्वेश्चन होगा रिकर्शन से। अब इसको अपन रिकर्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ जो अपन को नोटिस करनी चाहिए ऐसी प्रॉब्लम्स में, कि कुछ ना कुछ तरीका तो होगा जिससे वो सॉल्व होगा, है ना। कुछ ना कुछ तरीका तो होगा जिससे वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब वो तरीका क्या होगा? तो अपन क्या करते हैं, एक पॉसिबल जो है अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये आ सकती है कि अगर मैं 1 को कहीं पे भी शिफ्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 1 को ये कहीं पे भी पोजीशंस पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा? वेट अ सेकेंड, ओके, समथिंग इज रॉन्ग विथ माई नेटवर्क। ठीक है, इधर आ जाते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट।
तो मैं कहाँ क्या बोल रहा था, लेट्स से 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है। अगर लेट्स से मैं 1 को एक पोजीशन शिफ्ट करता हूँ, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 1 3 4 5, है ना। अब इस कंक्लूजन पे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं बहुत लेट आया, है ना। अब अगर मैं 1 को 2 पोजीशन आगे शिफ्ट कर देता तो ये हो जाता 2 3 4 2 3 1 4 5, ऐसे कर करके मैंने बहुत सारी पेयर्स बनाई। इन द एंड मेरे को ये समझ आया कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, जैसे इस केस में मैंने 2 को नंबर 1 पे लिखा है, अगर मैं 3 को 1 पे लिखता तो क्या हो जाता 1 2 4 एंड 5। अगर मैं 4 को फर्स्ट पे लिखता 1 2 3 एंड 4। अगर मैं 5 को फर्स्ट पे लिखता तो 1 2 3 एंड 4, इसमें 5 आ जाता। ठीक है, ये पेयर्स में क्यों लिख रहा हूँ, अपन सबके नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकालते हैं। तो इस केस में इन्वर्जन कितना है अपना, इस केस में अपना इन्वर्जन 0 है, इस केस में अपना इन्वर्जन हो रहा है 1। वो 1 क्या है, 2 और 1 का एक पेयर जो है वो इन्वर्जन बनाएगा, है ना। 2 और 1 का पेयर अपना इन्वर्जन बनाएगा इसमें। तो इस केस में अपने इन्वर्जन कितने हो गए, फर्स्ट केस में तो 0 थे, सेकंड केस में 1 हो गए हैं, थर्ड केस में अपना एक 3 और 1 का बनेगा और एक 3 और 2 का बनेगा। तो इसमें 2 हो गए, इसमें 1 2 3 इन्वर्जन हो गए, इसमें अंदर 1 2, है ना, 1 और 2 इन्वर्जन हो गए। ठीक है, चलो एक चीज़ तो अपन को समझ आ गई, अपन को कुछ नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आ गए। ऑल्सो अपन ने क्या किया, अपन ने एक वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो जो भी अपनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, उनको अपन ने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या है, अगर अपन राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे इन सारी की सारी पेयर्स में, तो ये है सॉर्टेड, ये सॉर्टेड। कोई सी भी पेयर को ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सेकेंड पेयर को अभी उठाता हूँ तो ये क्या है 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5 सॉर्टेड है। और मैं क्या बोल रहा हूँ 1 2 4 एंड 5 का आंसर सेम होगा अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ। अभी क्या करो, इसको तो साइड में रख दो, इसको साइड में रख दो, और इतना समझ लो इस पूरे में अपन को 2 इन्वर्जन्स तो मिल गए। वो क्या है 3 और 1 के साथ, 3 और 2 के साथ अपन को 2 इन्वर्जन्स तो गारंटी से मिल गए। 2 इन्वर्जन्स मिल गए के बाद लेट्स से अगर अपन को और इन्वर्जन्स की रिक्वायरमेंट होती, है ना, तो अपन को वो कहाँ से आते। अब एक और चीज़, अपन को और इन्वर्जन्स क्यों चाहिए, अपन को टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। तो ऐसा हो सकता था कि इस केस के बाद में लेट्स से अपन को निकालने हैं के की वैल्यू 3 दे के रखिए, ठीक है, कि ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जिसमें के की वैल्यू है 3, और मतलब अपन को टोटल 3 इन्वर्जन्स लेने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, इससे कुछ आंसर जनरेट होता, इससे कुछ आंसर जनरेट होता, इससे कुछ आंसर जनरेट होता, और इससे कुछ आंसर जनरेट होता। तो इन सब से कुछ ना कुछ आंसर जनरेट होते हैं। और लेट्स से यहाँ पे अपने एक इन्वर्जन फाइंड कर लिया है, तो बचे हुए इन्वर्जन्स अपन को इतनी अरे में से निकालने पड़ते हैं, बचे हुए इन्वर्जन्स अपन को इतनी अरे में से निकालने पड़ते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, है ना। तो इसके कारण अपन ये देख रहे हैं, है ना। अगर आपको अब थोड़ा सा एक हिंट मिल गई होगी कि अपन क्यों इतना काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अपन को क्या करना है, जितने पॉसिबल हो सके उतने पॉसिबल निकालने। तो एक चीज़ तो वो हो सकती है कि ना एक तो अपन ने 0 इन्वर्जन निकाल लिए, अब बचे हुए के इन्वर्जन्स निकाल लो। इसमें अपन ने 1 इन्वर्जन निकाल लिए, बचे हुए के -1 इन्वर्जन्स निकालने हैं अपन को, है ना। इसमें अपन ने 2 इन्वर्जन निकाल लिए, अब इसमें बचे हुए के -2 इन्वर्जन्स निकालने। इसमें 3 निकाल लिए तो बचे हुए के -3 इन्वर्जन्स निकाल लिए। इसमें टोटल अपने पास 5 इन्वर्जन्स आएंगे, ये 3 और 4 के साथ भी बनाएगा, सॉरी 4 इन्वर्जन्स आएंगे। तो बचे हुए के -4 इन्वर्जन्स, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लेट्स से अगर अपना के = 3 है तो, ठीक है। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस एग्जांपल पे फोकस करूँ, बाकी सब चीज़ें तो अपन को आ गई है समझ में, है ना। अगर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस एग्जांपल पे फोकस करूँ, है ना, तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, ये एक सॉर्टेड मैनर में 1 2 4 एंड 5 सॉर्टेड मैनर में है, और अपन को डिफरेंस से कुछ मतलब नहीं है। ये 4 इससे 2 टाइम्स बड़ा है तो मेरे को उससे क्या मतलब है, बस 4 2 से बड़ा है, मेरे को इस चीज़ से मतलब है। इन्वर्जन में ये मैटर करता है, 5 2 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, मुझे इससे मैटर करना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1 2 3 4, अभी के लिए ये हटा दो, ये हटा दो। लेट्स से मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर इसको 1 2 3 4 एज्यूम किया है ना, इसको 1 2 3 4 एज्यूम किया है, तो ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लाइक ऑब्वियसली नंबर चेंज है, यहाँ पे 4 की जगह 3 लिख दिया है, 5 की जगह 4 लिख दिया है, बट अगर मैं इन दोनों के नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकालूँ तो वो दोनों के दोनों सेम आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
लेट्स से मेरे को एक दे रखा है 1 2 और एक दे रखा है 1 और 8, इनके टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स अगर हम निकालने जाए मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, है ना, या लेट्स से 1 इन्वर्जन के कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, तो एक इसमें होगा 2 1 और इसमें होगा 8 1। अब मेरे को कोई ऐसा बोल सकता है तो आप चीटिंग कर रहे हो, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक इन्वर्जन का केस ले रहे हो। चलो 2 इन्वर्जन का केस ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे को दे रखा है 1 2 3 और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर हो, लेट्स से 1 3 4 हो, तो इसको अपन सेम अज्यूम कर सकते हैं। अगर सेम अज्यूम अपन तब कर पाएंगे जब दोनों के इन्वर्जन्स पेयर सेम बनेंगे, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स सेम बनेंगे अपने, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके कितने कितने इन्वर्जन्स हो सकते हैं, लेट्स से अपन को टोटल 2 इन्वर्जन्स निकालना है ना। तो क्या करो, एक तो ये बन गया अपना 3 2 1, ये एक इन्वर्जन है। इसमें 4 3 1, इसमें 2 इन्वर्जन्स है, 4 3 4 1, इसमें दो इन्वर्जन्स है, 3 2 3 1, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे केसेस लो एंड बेसिकली बोथ ऑफ दीज अरेज आर द सेम। तो अब एक चीज़ अपन को पता चल गई है, इससे अगर अपने आ रहे 1 2, इससे अगर अपने आ रहे 2 इन्वर्जन्स, लेट्स से अगर इस पेयर से अपने 2 इन्वर्जन्स आ रहे और बचे हुए अपन को k-2 इन्वर्जन्स निकालने, है ना, बचे हुए k-2 इन्वर्जन्स निकालने, तो वो अपन इस अरे में से निकाल सकते हैं, इस अरे में से निकाल सकते हैं। और अगर अपन रिकर्शन पे जाए तो लेट्स से अगर मैंने पहला फंक्शन कॉल करा होगा f of n, k, f of n, k और मेरे ऊपर भी बहुत सारे केसेस बने होंगे, बट लेट्स से फॉर एन ith वैल्यू मेरे यहाँ पे आई इन्वर्जन्स आ रहे हैं, फॉर एन ith वैल्यू मेरे यहाँ पे आई इन्वर्जन्स आ रहे हैं जो कि ये 2। तो अब मेरे पास नंबर्स कितने बचे, 4 n-1, तो f of n-1 नंबर्स बचे। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो अगर मैं इसको एक और फंक्शन कॉल में कॉल करूँ तो f of n-1 कॉमा इसके 2 इन्वर्जन्स तो आ गए, तो मतलब कि मुझे k-2 इन्वर्जन्स इस पर्टिकुलर एरे में फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ नहीं आया, वापस से समझते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अपन को चलो ये भी चल गया है, ऑलराइट। अपन को ये तो क्वेश्चन दे रखा है, इतना तो अपन को समझ आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपने भी पढ़ा होगा, उससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा क्या है क्वेश्चन, ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहली चीज़ जो अपन को ध्यान देनी है ना, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से ना वैल्यू है अपनी n है 4, के कुछ भी हो सकती है, के कुछ भी अज्यूम कर लो आप, ठीक है, के कुछ भी अज्यूम कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 इन्वर्जन निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अपन तो गिन नहीं सकते, इतने तरीके हो सकते हैं, अपन गिनेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा सोचने में, ठीक है। इसलिए बेस्ट तरीका है प्रोग्राम को ही फाइंड करना दो, ठीक है, ऑलराइट। तो अपन को ऐसा कोड लिखना है जो अपन को इन्वर्जन्स ला के दे दे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अपन नंबर को लिखे 1 2 3 एंड 4, वेट अ सेकेंड, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या फंक्शन कॉल किया, अपन ने फंक्शन कॉल किया है 4 कॉमा लेट्स से k, मुझे वैल्यू पता ही नहीं तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले फंक्शन कॉल किया 4 कॉमा k, 4 कॉमा का ये है। अब इसके अंदर टोटल कितने इन्वर्जन्स है, इसके अंदर है मेरे टोटल ऑफ 0 इन्वर्जन्स, इसके अंदर टोटल 0 इन्वर्जन्स है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इतनी अरे के लिए एक और फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, f ऑफ, है ना, ये कितनी, ये अरे का साइज कितना है 3, है ना, f ऑफ 3 कॉमा, मतलब एक और सेम फंक्शन कॉल कर दूंगा और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वो रिकर्शन मेरे को आंसर ला के दे देगा, क्योंकि रिकर्शन मेरे को आंसर ला के देगा, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रिकर्शन मेरे को आंसर ला के दे देगा, ठीक है, 3। और मुझे यहाँ से कितने अभी तक इन्वर्जन्स कितने मिल गए, 0 मिल गए, मतलब मुझे अब कितने इन्वर्जन्स और ढूंढने इस 3 अरे में, मुझे ढूंढने हैं k-0 इन्वर्जन्स, ठीक है, मुझे ढूंढने k-0 इन्वर्जन्स, सिंपल एज दैट। अब अगर मैं एक ये वाला केस लूँ, है ना, 3 4, तो इसके अंदर मेरे को एक पेयर ऑफ इन्वर्जन मिल चुका है, मेरे को इस केस में एक पेयर ऑफ इन्वर्जन मिल चुका है ना, तो एक पेयर ऑफ इन्वर्जन मिल चुका है, बट ये सॉर्टेड है, ये जो अरे है ये सॉर्टेड है, मतलब मैं यहाँ से चाहूँ तो और इन्वर्जन्स ढूंढ सकता हूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट फंक्शन कॉल क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है 3, मतलब मैं इनको ऐड करते जा रहा हूँ, है ना। ये फंक्शन कॉल जो मुझे ला के देगा वो मेरे आंसर्स होंगे, वो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगी, तो वो मेरा आंसर होगा। तो प्लस दूसरा फंक्शन कॉल क्या है, ये इन्वर्जन मेरे को ऐड नहीं करना है, इसका मतलब है कि मुझे एक इन्वर्जन मिल गया, बचे हुए इन्वर्जन ये ला के देगा, ठीक है, बचे हुए इन्वर्जन ये ला के देगा। मुझे ऐड क्या करना है, ये फंक्शन कॉल ने अपन को कितने इन्वर्जन्स ला के दिए, कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ला के दिए वो, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही लिख रखा है मैंने कि यार इतने इन्वर्जन्स मुझे मिल चुके, अपन को ऐड ये फंक्शन कॉल जो करके ला के देगा वो निकालना है, ठीक है, ओके, समझ आ गया अपन को, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी लेंथ है 3, तो 3 कॉमा अपन ने कितने इन्वर्जन्स ढूंढ लिए, ये जो मैंने 1 लिखा था इसका मतलब वही था कि अपन ने ढूंढ लिया एक इन्वर्जन। अगर एक इन्वर्जन ढूंढ लिया है तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ला के दो जिसका साइज है 3,
और जिसके अंदर मुझे ढूंढनी है टोटल नंबर ऑफ k माइनस वन इन्वर्जन्स, k माइनस वन इन्वर्जन्स, ठीक है। तो एक पैटर्न में मिलते जा रहा है, ये जीरो थे, लेट्स से ये i इक्वल्स टू जीरो है, लेट्स से ये i इक्वल्स टू वन है। अब i इक्वल्स टू टू पे सबको पता है क्या होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने 3 को आगे रख दिया, 1 2 4 ये है सॉर्टेड में मैं वापस से सेम फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इसके अंदर टोटल ऑफ 2 इन्वर्जन्स मिल गए। 2 इन्वर्जन्स क्या है, एक है 3 और 1 और एक है 3 और 2। तो ये टोटल ऑफ 2 इन्वर्जन्स मिल चुके हैं। मतलब अगर मेरे को 2 इन्वर्जन्स मिल चुके हैं, मतलब मेरे को जो अब अगला फंक्शन कॉल करना है वो होगा, उसका साइज तो 3 ही है क्योंकि नई सॉर्टेड अरे का साइज है 3 कॉमा, और जो इन्वर्जन्स मुझे फाइंड करने हैं वो होगा k माइनस वन। अब सेम यहाँ ये वाले फंक्शन में जाऊँगा, सेम चीज़ होगी, उसके अंदर k माइनस वैल्यू k माइनस वन नहीं, k माइनस टू, क्योंकि 2 इन्वर्जन्स अपन को मिल चुके हैं, है ना। i इक्वल्स टू 2 पे ये ऐसा हुआ है, तो सेम उस फंक्शन में जाऊँगा तो यही काम होगा एंड मुझे मेरा आंसर ऐसे मिलते जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अपन इसका कोड लिखते हैं और अब कोड से समझने की कोशिश करते हैं कि अपन चाह क्या रहे, एट द एंड अपन चाह क्या रहे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन कोड पे। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, कभी इन केस लेट्स से मेरे k की वैल्यू इज लेस देन 0 हो गई, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो लेट्स से इफ माई k इज लेस देन 0 विच शुड नॉट बी पॉसिबल, in that case what I will do is I will return 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 0, मतलब वहाँ से कोई आंसर मत दो, 0, just simply return 0, है ना। if k is equals to 0, k is equals to 0, ये है बेस केस, इसका अपन को हमेशा आंसर पता होगा। n का साइज कितना भी हो, अगर मेरे को k मिल गया है 0, है ना, मतलब लेट्स से मेरी n है 5, मुझे उसमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जिसमें इन्वर्जन है 0, तो वो एक ही पेयर बनेगी जो कि ये सॉर्टेड अरे। सॉर्टेड अरे के अंदर इन्वर्जन 0 होते हैं, ये चीज़ फिक्स्ड है हमेशा। तो अगर मेरा k इक्वल्स टू 0 है और मुझे गारंटी है कि ये जो n आ रहा है इसका मतलब एक सॉर्टेड अरे होगी है, ठीक है, एक सॉर्टेड नंबर ऑफ सेट होगा ये फ्रॉम 1 to n। n का मतलब यही है कि जब भी मैं n भेज रहा हूँ मतलब कि ये सॉर्टेड सेट है फ्रॉम 1 to n, सिंपल एज दैट। तभी अपन ने इसको जब कन्वर्ट किया तब अपन यहाँ पे सॉर्टेड ढूंढ रहे थे कि 2 3 4 सॉर्टेड है, मतलब मैं इसको n का सेट समझ सकता हूँ जिसका साइज है 3। ये सॉर्टेड है मतलब मैं इसको n का सेट समझ सकता हूँ जिसका साइज है 3, क्योंकि अपना क्वेश्चन फ्रेम इस तरीके से है कि अपन ने उसको ऐसा अज्यूम कर लिया कि वो एक n का सेट है जो अपन को अपने आंसर लाने में हेल्प कर रहा है। ऑलराइट, चलो ये चीज़ हो गई। ऑल्सो एक और चीज़ मैं अभी से बता रहा हूँ, फ्यूचर में भी अपन ध्यान दे सकते थे, अपना आंसर काफ़ी बड़ा होगा तो इसलिए अपन को मॉड लेना है 10 to the power 9 + 7 से। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर एक सिंपली एक वैल्यू बना लेते हैं मॉड, ठीक है, इंट मॉड इक्वल्स टू पावर 10, 9 प्लस 7। चलो ये काम भी हो गया, मॉड भी आ गया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 0 है तो अपन को पता है कि अपना आंसर 1 ही होगा, एक ही पेयर हो सकती है जिसके अंदर 0 इन्वर्जन्स है, ये चीज़ फिक्स्ड है, ठीक है। अगर n की वैल्यू हो जाती है 0, इन केस n की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए, एक ऐसा सेट जिसका कोई साइज ही नहीं है, तो वो कोई होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। इनने अपन को कंस्ट्रेंट्स में भी दे रखा है कि n की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। तो अगर ऐसा कुछ केस बनता है, जनरेट होता है, तो उस केस में मेरे को करना है रिटर्न 0, जनरेट नहीं होना चाहिए ऐसा केस। एक और चीज़, ये जो चीज़ें मैंने लिखी इनका प्लेसमेंट मैटर करता है, ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी इनका प्लेसमेंट मैटर करता है, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। अगर आपने गलती से भी n इक्वल्स टू 0 ऊपर लिख दिया, अपन ट्राई करेंगे फ्यूचर में कि अगर अपन इनका प्लेसमेंट चेंज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें भी समझना जरूरी है अपने लिए, क्योंकि अपन सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेली चैलेंज में प्रॉब्लम है इसलिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, अपन समझने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि कल को इंटरव्यू में कहीं और पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेट्स से रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ गई, तो अपन उसको कैसे डील कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का अपन को ख्याल रखना पड़ता है। ऑलराइट, चलो ये चीज़ भी समझ आ गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अपन ने सारे बेस केस देख लिए, एक ऐसा बेस केस भी हो सकता है जिसके अंदर n की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, तो यहाँ पे अपन इसको लेस देन इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। ओके, चलो ये चीज़ भी हो गई। या अपन चाहते तो इसको यहाँ पे ही लिख सकते थे n लेस देन 0, ठीक है, बट इक्वल्स टू तो आई गेस नीचे ही आना चाहिए, k इक्वल्स टू 0 ऊपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द बेस केस, यही अपन को आंसर ला के देगा। ओके, ठीक है, चलो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है। अब बारी आई है अपने आंसर निकालने की। तो n, k के अंदर क्या कितने आंसर्स हो सकते हैं, तो लेट्स से अपन ने टोटल नंबर को एक नंबर करके वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इनिशियली वो 0 है, मुझे पता ही नहीं कितना है, मुझे पता ही नहीं वो कितना है, ठीक है।
तो अब मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। अब आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है कितने इन्वर्जन्स पॉसिबल है। जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया था ये आई करके एक अपन ने पैटर्न बनाया था, है ना, ये आई करके अपन ने एक पैटर्न बनाया था, और आई का मतलब क्या था, इन्वर्जन्स, ठीक है, इन्वर्जन्स। तो मैं इसको इन्वर्स ही कर देता हूँ कि ये इन्वर्जन्स है, इन्वर्स शुड बी लेस देन। अब इन्वर्जन्स कितने हो सकते हैं, अपन इसके अंदर इन्वर्जन्स बना सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे 0 1 2 और नीचे एक और इन्वर्जन बन सकता था, वो था अगर मैं 4 को आगे लिया था और यहाँ पे लिखता 1 2 3, तो i इक्वल्स टू 3, तो 0 से लेकर 3 तक चलेगा। मतलब सिंपल सा फॉर लूप का केस बन रहा है, i इक्वल्स टू 0 से लेकर i शुड बी लेस देन n तक चलेगा, ये सिंपल एज दैट। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि इस चीज़ के कारण ये k नेगेटिव आ जाए, ये k नेगेटिव आ जाए, है ना, क्योंकि होगा, डेफिनेटली होगा। अगर लेट्स से मेरी k की वैल्यू 3 है, मेरे k की वैल्यू लेट्स से 2 है, लेट्स से मेरे k की वैल्यू 2 है ना, इस केस में लेट्स से मेरे k की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं नीचे यहाँ पे आ गया हूँ 3 k माइनस 3 पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई जो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। इस कारण अपन ने ये बेस केस लिखा है कि अगर k लेस देन हो जाए, वैसे तो n कभी होगा नहीं तो ये केस में हटा भी दूंगा तो ये फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मैंने लिख लिया कि अपन को एक पता हो कि ऐसी भी चीज़ कभी हो गई तो अपन को रिटर्न 0 करना है। बट k कभी लेस देन 0 होगा, जो कि इस केस में पॉसिबल है। अपन चाहे तो यहाँ लूप में ही रोक सकते हैं, उस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं लूप को, बट नहीं, अपन को तो रिकर्शन कॉल करने। कौन लिखे थे फेल्स, रिकर्शन कॉल करते, रिकर्शन का बेस केस संभाल लेगा, अपन को क्या कोई चिंता पाले। ऑलराइट, तो उस कारण बेस केस काफ़ी ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो बेस केस में अपन ध्यान से लिखा है कि कभी गलती से ऐसा हो जाए नेगेटिव मान आ जाएगा तो अपन को सिंपली रिटर्न करना है 0, कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आंसर क्या को जनरेट करूँ, चलो ठीक है, समझ आ गया। ये होगा लेस देन n प्लस प्लस इन्वर्जन, हर बार इन्वर्जन प्लस होते जाएंगे, यहाँ पे इन्वर्जन प्लस होते जा रहे हैं। इस केस में एक इन्वर्जन है, इस केस में 2, इस केस में 3 इन्वर्जन आएंगे, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या बन रहा था अपना, आंसर प्लस इक्वल्स टू, है ना, आंसर प्लस इक्वल्स टू एफ ऑफ। तो अपन ने क्या किया, अपन एक काम करते हैं, इसको एफ ही बना देते हैं अभी के लिए। तो इंट ये इंट n कॉमा के, इंट n कॉमा इंट के, और अपन रिटर्न कर देंगे जो अपन को लाके देगा f ऑफ n कॉमा के से, और इस पूरे फंक्शन को अभी के लिए f नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को करना है आंसर में प्लस इक्वल्स टू f ऑफ, है ना, f ऑफ, जो अपन को पता है अपन क्या कर रहे हैं, एक नंबर को आगे ला रहे हैं, तो मतलब अपन अपनी सॉर्टेड लिस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपन अपनी सॉर्टेड लिस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसका साइज हर बार n-1 होगा, हर बार n-1 होगा। तो ये चीज़ तो फिक्स हो जाएगी लूप में थ्रू आउट, पूरी लूप में n-1 फिक्स्ड है। अपन यहाँ पे देखा पूरी लूप में ये n-1 तो हमेशा सॉर्टेड रहेगा ही रहेगा। चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन लेट्स से टोटल के थे, तो अपन ने टोटल न्यू इन्वर्जन्स जो लिए हैं वो inv है, तो माइनस inv, सिंपल एज दैट। ऑल्सो अपन को मॉड का ध्यान रखना है, तो यहीं पे अपन ले लेते हैं मॉड, और आंसर में एक और बार टू बी श्योर, आंसर इक्वल्स टू आंसर मॉड, आंसर परसेंटेज मॉड। चलो ये भी कर लिया अपन ने। एट द एंड क्या करना है अपन को, सिंपली अब कर देते हैं अपन ये फॉर लूप के बाहर रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर। देखो लाइक कितना सिंपल लग रहा है रिकर्शन के कारण ये कोड, बट अभी जब अपन इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तब थोड़ा सा समझने में अपन को दिक्कत आएगी, ओके। कुछ आ गई है दिक्कत, ऑलराइट। अपन यहाँ पे लिखा था नम, तो अपन इसको आंसर ही लिख देते हैं, लाइक इट्स द सेम थिंग, अपन आंसर ही निकाल रहे हैं एट द एंड, तो यू नो इट वर्क्स, दिस इज वर्किंग, ठीक है। सबमिट कर देते हैं। इट शुड गेट TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड। अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आई गेस ये हो रही है अपनी 1000 टाइम्स 1000 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो रही है। तो इन जनरल अपन बोल सकते हैं n इंटू के, या तो फिर n क्यूब, डायरेक्टली n क्यूब भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन इन दिस केस, क्योंकि n और k की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एक लूप के अंदर बार बार एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो सेम फंक्शन है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन ने चलाई है एक लूप, है ना, अपन ने चलाई एक लूप, तो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यही हो गई। लूप के अंदर अपन n टाइम्स खुद फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, है ना, ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो n और चीज़ों को कॉल कर रहा है ना, तो अपन ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो n और चीज़ों को कॉल कर रहा है। तो इसकी इन जनरल हो गई है n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा अपन फोकस नहीं करते। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला चीज़ मेमोराइजेशन लगाएंगे। मेमोराइजेशन में
इट इज़ पॉसिबल कि मेमोराइजेशन में ये क्वेश्चन सबमिट हो जाए, अपन को डीपी पे जाना ही नहीं पड़ा। इट इज़ पॉसिबल क्योंकि मेरा पुराना कोड हुआ है सिर्फ मेमोराइजेशन पे सबमिट। बट उसकी भी एक ट्रिक है, मेमोराइजेशन में अपन जो डीपी बनाते हैं वो उसकी अपन प्लेसमेंट अगर बाहर रखें, मतलब उसको ग्लोबल बनाए, या तो अपन उसको ग्लोबल बना सकते हैं या अपन उसको क्लास के अंदर लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है और मैं समझाऊंगा लिखने के बाद कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और बाहर लिखने पे मेरी मेमोराइजेशन वाली डीपी क्यों सबमिट हो रही है। ठीक है, अपन लिखते हैं वेक्टर ऑफ इंट, है ना, वेक्टर ऑफ इंट, और लेट्स से इसको डीपी नाम दे देते हैं अपन। तो इनिशियलाइज किससे करेंगे, लेट्स से इसको अपन पूरा ही साइज दे देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और अपन ऐसा बोल रहे हैं कि ना डीपी ऐसी बनाओ कि बार बार काम आए, डीपी ऐसी बनाओ कि हर बार ही काम आए। तो ठीक है, मतलब इसका क्या है, मतलब समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो डीपी है वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, इस वाली को भी अपन इनिशियलाइज कर देते हैं ये, और -1 का मतलब है कि यार अभी तक मेरी डीपी को मैं विजिट ही नहीं कर रहा हूँ, उस नोड को विजिट ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारे बेसिक केसेस के बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़, है ना, डीपी ऑफ n ऑफ k इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब कि वहाँ पे एक वैलिड वैल्यू है, -1 नहीं, मतलब एक वैलिड वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी अपने आंसर में। अगर ये केस है तो रिटर्न डीपी ऑफ n ऑफ k, सिंपल एज दैट। और आंसर रिटर्न करने से पहले यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, डीपी के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देंगे, डीपी ऑफ n ऑफ k इक्वल्स टू आंसर, सिंपल एज दैट। एक बार इस टेस्ट केस को अपन ले लेते हैं इधर और रन करके देखते हैं। तो ओके, ठीक है, छोटी मोटी एरर्स आती रहती है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, देखो लाइक एक्सेप्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है अभी समझाता हूँ। डीपी इक्वल्स टू, सबसे पहले मेरे को इसको ऐसे लिखने दो, लाइक कुछ मैंने ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं किया है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है और पहले क्या नहीं हो रहा था। ओके, तो देखो होता क्या है इन जनरल लीड कोड का, तो मेरे को इतना समझ आ गया है कि लीड कोड में क्या होता है, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ना वो एक बार ही डिफाइन होते हैं, और जितनी भी क्लास के अंदर चीज़ें होती है ना वो बार बार डिफाइन होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से ना इनने टोटल करे होंगे 100-200 कॉल करे होंगे, है ना, अपने फंक्शन को इनने 100-200 कॉल करे होंगे। तो 100-200 बार अपनी अगर मैं इस डीपी को लग दूं अंदर, अभी मैंने सोल्यूशन के अंदर डाल दिया है, डीपी को सोल्यूशन के अंदर डाल दिया है, अब करके देखते हैं अपन रन, आना चाहिए टीएलई, क्योंकि ऐसी मेरी थ्योरी है ना। और इट अभी नहीं आ रहा है, लेट्स सबमिट इट, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है अगर नहीं आ रहा तो, बट आई गेस तो आना चाहिए। और टीएलई आ रहा है, बट अगर मैं इसको रखूं बाहर और फिर अपन करें इसको सबमिट तो आई गेस टीएलई नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, टीएलई नहीं आया, एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो देखो लाइक अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड लाइक 2800 ms, लाइक बहुत ज़्यादा है ये। बट अभी क्यों नहीं आ रही है मेरी टीएलई, क्यों, क्योंकि ना ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये बार बार डिफाइन नहीं होगा, ये जितने भी ये टेस्ट केसेस के लिए कॉल करेंगे ये एक ही बार डिफाइन होगा। उसका क्या फ़ायदा है, अगर लेट्स से मैंने मेरे पुराने कोई से टेस्ट केस में कुछ वैल्यूज़ निकाल ली है, पहले डीपी की वैल्यूज़ निकाल ली है, तो वो इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है ना। लेट्स से मैंने डीपी ऑफ 100 × 100 निकाल लिया है, तो वो इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। और बट अगर ये अंदर है तो वो चीज़ को वो बार बार कॉल करेगा, तो उससे क्या करेगा, जब आगे जाके बड़े टेस्ट केस आते हैं तब उसके लिए क्या होगा, छोटे टेस्ट केसेस में मैंने बहुत सारी डीपी की वैल्यू निकाल ली है तो वो उनको यूज़ कर लेगा इसमें। तो इसलिए बाहर रखना कई बार फ़ायदेमंद होता है डीपी में। तो आप देख रहे हो, अगर लेट्स से कोई इंटरव्यू होता या कुछ होता और आपको डीपी नहीं आ रही है समझ में कि इसकी मैं डीपी कैसे निकालूं, तो ये आपको करा देता पास, है ना, सिर्फ आप रिकर्शन से आंसर निकाल लेते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है इस क्वेश्चन का, लाइक आई डोंट नो, बहुत सारी जगह हो सकता है कि रिकर्शन से इस तरीके से आपका आंसर आ जाए, बट ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका है डीपी से निकालने का। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं इसको अपन डीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया है ना, अपने जो भी अपने डीपी में स्टोर किया है ना, मैंने उसको एक एक्सेल शीट में डाल दिया है। अपन देखते हैं अपनी एक्सेल शीट कैसे दिख रही है। तो ये है अपनी एक्सेल शीट, ठीक है। तो अपनी एक्सेल शीट है, मतलब कि k = 0 या लेट्स से k = 4 है और n = 4 है, तो उसमें अपना आंसर आना चाहिए 5। सब कुछ अपनी डीपी के अंदर स्टोर्ड है और यहाँ पे अपन ने वो चीज़ निकाल ली है। तो यहाँ पे अपन को बहुत सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे, पैटर्न समझ में नहीं आएंगे तो अपन एक जगह लिख के देखते हैं सबसे पहले। तो देखो सीधी सी बात है, अगर अपनी वैल्यूज़ डीपी के अंदर स्टोर्ड है तो क्या होगा ना, अगर लेट्स से मैंने एफ ऑफ अभी जो अपना फंक्शन है ना, वेट अ सेकेंड, एफ ऑफ,
है ना। लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे f(3,3) है ना, f(3,3) लिखा है। तो अपन क्या कर रहे हैं ना, अपन अपने कोड के अंदर एक लूप चला रहे हैं, और लूप के अंदर क्या हो रहा है ना, हमेशा n-1 k माइनस इन्वर्जन प्लस होते जा रहा है ना, हमेशा n-1 प्लस k माइनस इन्वर्जन प्लस होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है इस केस के अंदर, ये हो रहा है बेसिकली कि f(n-1) कितना होता है 2, और 2 कॉमा, अब अगर अपन इनिशियली देखें तो सबसे पहले k माइनस इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन की इनिशियल वैल्यू है 0, मतलब कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा कि लेट्स से ना इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है, फिर मैं प्लस करूँगा f(2) कॉमा, अब k की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इनिशियल वैल्यू 0 थी, मतलब कि k माइनस 1 लिखा था ये, है ना, तो ये हो गया k माइनस 0 था ये। देखो वापस से जाते हैं अपन इधर, अपन ने लिखा था k माइनस इन्वर्जन, सबसे पहले इन्वर्जन की वैल्यू थी 0, तो अपन ने क्या किया इस केस में, यहाँ पे k माइनस 0 लिख दिया, जिसको अपन k लिख सकते हैं, फिर 2 कॉमा k माइनस लेट्स से 1 प्लस 2 कॉमा k माइनस 2, सिम ऐसे चलते जाएगा अनटिल एंड अनलेस। ये कब तक चलेगा, देखो अपनी तो यार तो लूप तक चल सकता है, अपनी लूप कहाँ तक दे रखी है अपन ने, इन्वर्जन शुड बी लेस देन n, यहाँ तक चलेगा। बट एक और चीज़, जब अपना बेस केस आता है तब क्या होता है ना, k की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो अपन रिटर्न 0 कर देते हैं। तो लेट्स से कि अपना n जो है, अपना जो n है वो तो इस केस में अपन को दिख रहा है सिंपली 4 है, सिंपली 3 है ना, तो ये कहाँ तक चलेगी 0 1 2, बस इतना ही होगा, यही होगा। बट लेट्स से कि ना अगर मेरी k की वैल्यू होती 1, तो अपन देखते हैं फंक्शन कॉल कैसे दिखते हैं। पहला वाला दिखता 2,1, दूसरा वाला दिखता 2,0, ये दोनों के दोनों वैलिड है। तीसरा दिखता 2, k माइनस 2 जो कि होता है -1, ये वैलिड नहीं है, मतलब कि ये वाला फंक्शन कॉल अभी तो अपन कर रहे हैं, पर डीपी के केस में अपन क्या करेंगे, डीपी के केस में अपन नहीं लिख सकते ऐसा कि मुझे डीपी ऑफ 2 ऑफ -1 ला के दो, अपन नहीं लिख सकते ऐसा, है ना। तो ये चीज़ तो गलत हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई है अपनी गलत, तो अपन को इसको हैंडल करना पड़ेगा डीपी के केस में, ठीक है, वरना डीपी काफ़ी ईजी है, डीपी अपनी काफ़ी ईजी है। डीपी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, यूजुअली ये सब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो 2 ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ 0, बस अभी इस केस में अपन को ये ऐड करना पड़ता। तो अगर अपन 3,3 का एग्जाम्पल ले, अगर अपन जाए अपनी डीपी पे, तो अगर अपन जैसे लेट्स से 3,3 का ये एग्जाम्पल है, तो इस केस में अपन ने क्या किया, अपन ने दो वैल्यूज़ को ऐड करा है ना, तो वो वैल्यूज़ क्या क्या है 2 ऑफ 1 2 ऑफ 0, तो 2 ऑफ 1 ये रही और 2 ऑफ 0 ये रही, इन दोनों का सम है 1 और यहाँ पे भी आ रहा है 1, ठीक है। आई होप ये विजिबल है जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो ये n ऑफ 2 का ये और दूसरा ये, इन दोनों का सम यहाँ पे आ रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, k इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 3, है ना। ओके, वेट अ सेकेंड, एंड 2 कॉमा अपन ने क्या कर रखा है 2,1 प्लस 2,0 कर रखा है ना, तो ये 2,1 प्लस 2,0, सॉरी 2,1 प्लस 2,0, हाँ सॉरी माय बैड 2,1 प्लस 2,0 ये रही उसकी वैल्यू, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और अपन अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो क्या होता है ना, हर किसी वैल्यू के लिए लेट्स से ये 20 है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिन को ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, n एक माइनस हो रहा है और k सेम है, तो लेट्स से ये 20 है, तो क्या होगा ना, ये 5 से लेकर 1 तक जितने भी अपना टोटल है ये सब यहाँ पे आ जाएगा 20 पे, बट अपन को नेगेटिव केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स से इसकी वैल्यू है 5,4, तो इसमें 5 प्लस 6 कितना होता है 11, 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 अपना होता है 16, 16 प्लस 3 इट्स 19, 19 प्लस 1 20 और 20 यहीं पे, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ अपन ने ऐड करी है। बट अगर अपन 22 का केस देखेंगे तो 22 के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ अपन ने ऐड नहीं करी है, क्योंकि 20 प्लस 3 अपन को डायरेक्टली दिख रहा है। चलो ठीक है, धीरे धीरे करके समझते अपन, मैं थोड़ा सा तेज अगर जा रहा हूँ इन केस, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना अपन इसका ले लेते हैं
स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा यहाँ पे देखने में टफ पड़ रहा होगा। सबसे पहले अपन लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, लाते हैं अपन उसको यहाँ पे। ओके, अब अच्छे से इसको अपन समझेंगे, ठीक है। ओके, तो अपन सबसे पहले अपने फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। अगर तो यहाँ पे जो अपन ने लूप बना रखी है उसके अंदर क्या हो रहा है, एफ ऑफ एन माइनस वन कॉमा के माइनस इन्वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो अगर लेट्स से मेरा n है अभी 5, है ना, लेट्स से कि मेरा अगर n इक्वल्स टू 5 है ना, जो कि यहाँ पे है, और k इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो मेरी लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, मेरी लूप चलेगी फॉर लेट्स जो मैं फंक्शन कॉल करूँगा, जो मेरा होगा f ऑफ 5, शुड बी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो f ऑफ 4, 5 प्लस f ऑफ 4, 4 प्लस f ऑफ 4, 3 प्लस f ऑफ 4, 2 प्लस f ऑफ 4, 1 प्लस f ऑफ, अगर आप बोल रहे हो कि 4, 0 है तो ये गलत है। 4, 0 क्यों नहीं होगा, अपन ने अभी समझा था 4, 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स से k की वैल्यू है 5, है ना, k की वैल्यू है 5, n 5 है, तो मतलब लूप चलेगी अपनी 1 2 3 4 5 टाइम से चलेगी अपनी लूप, है ना। अपनी लूप 1 2 3 4 5 टाइम से चलेगी। क्यों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 5 - 0, 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4, तो ये चलेगा ही नहीं। अपनी लूप कहाँ से चल रही है, 0 से लेकर 5, मतलब 5 इंक्लूडिंग नहीं है, मतलब ये से लेकर यहाँ तक चल रही है। तो 0 1 2 3 4 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस केस में 22 का सम अपन को कहाँ कहाँ से मिल सकता है, 22 का सम अपन को मिल सकता है एक, है ना, 4, 5, मतलब ये है 4 और ये है 5, ये और ये, अगर अपन इन सब का सम निकालें तो ये होगा 5 5 हो गया 10, सिंपल एज दैट, 10 प्लस 6 16, 19 प्लस 3 22, ठीक है, डन। ओके, समझ आ गया। एक और चीज अपन अभी 22 के अंदर लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो अगर अपन अभी 9 पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन 9 पे अपन ये वाली वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि अपन निकालना चाहते हैं n ऑफ 5, 2 निकालना चाहते हैं अगर, है ना, तो इसके अंदर तो सिंपली ये तीनों का सम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन वो वाले केस भी हिट ही नहीं करेंगे। अपन एक नेगेटिव वाले केस में हिट कर सकते हैं, पर अपन उसमें पहुंचेंगे ही नहीं कभी भी गलती से भी, है ना, उसका अपन ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गया। दूसरी चीज़ ये क्या है ना, ये सम 9 के अंदर क्या स्टोर्ड है, ये जो 9 है इसके अंदर क्या अपन ने स्टोर करके रखा है, इसके अंदर अपन ने स्टोर कर रखा है इन तीनों का सम, इन तीनों का सम स्टोर करके रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9 के अंदर अपन ने क्या स्टोर करके रखा है, इन तीनों का सम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स से कल को मैं आ गया 15 पे, अब 15 में मुझे क्या करना है, इन चारों का सम निकालना है ना, मुझे 15 में करना है, इन चारों का सम निकालना है। बट मैंने तो यार इन तीनों का सम पहले ही निकाल के रखा है ना, इन तीनों का सम तो मैंने पहले ही निकाल के रखा है, और उसको मैंने स्टोर करके रखा है 9 में, यहाँ पे, है ना, उसको मैंने स्टोर करके रखा है 9 में। तो 9 अगर इन तीनों का सम है तो मतलब मुझे 15 मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँगा तो मुझे 15 मिल जाएगा, है ना, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊँ, लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो कोई मुझे बोलेगा यार यहाँ पे तो नहीं काम कर रहा है, ये इसका और इसका सम मुझे नहीं मिल रहा है ना। क्यों, क्योंकि इस केस में अपन गलती कर रहे हैं, अपन को टोटल 5 वैल्यूज ही लेनी थी, 1 2 3 4 और 5। अगर इसका अपन सम ले तो 8 + 1 9 + 6 15। तो देखो अपन को 20 कहाँ से कहाँ तक का सम मिल रहा था, जो 20 था ना वो टोटल इतनी वैल्यूज़ का सम था, टोटल इतनी वैल्यूज़ का सम था, जो 20 था वो इतनी वैल्यूज़ का सम था। मतलब कैसे समझाऊँ मैं, 20 का था, ये 5 वैल्यूज़ का सम था। ये यहाँ से लेकर लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा ना मोटा कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। जो 20 था अगर आप इसको वापस से निकालोगे तो वो टोटल इन 5 वैल्यूज़ का है सम। जो 20 है वो है इन 5 वैल्यूज़ का सम। तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, इसके अंदर ये एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, अभी लेट्स से अपन ने निकाल लिया है ये वैल्यू निकाल लिया अपन ने 15 जो है, इसका कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ। ओके,
अपन ने निकाल लिया 15, 20 प्लस 0। अब 20 के पास ना ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये 20 में से 20 प्लस 0 में से इस 5 को कर देंगे डिडक्ट, सिंपल एज दैट। 20 प्लस 0 में से 5 को कर देंगे डिडक्ट। ऐसा कई केसेस में नहीं होगा, जैसे लेट्स से 14 है, तो 14 के केस में वो केस कभी आएगा ही नहीं जिसमें अपन को डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली हो रहा है, मतलब इसके अंदर इनने क्या किया है, डायरेक्टली इन तीनों को लिया है ना, तो इसमें वो डिडक्ट वाली चीज़ आई नहीं 14 के अंदर डायरेक्टली। और जो 5 है और जो 5 था उसने क्या किया है, इन दोनों को लिया है, ठीक है। मतलब स्टिल कंफ्यूजन है, तो अपन थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको, थोड़ा सा और अच्छे से अपन को समझना पड़ेगा। क्या होता है ना, देखो मैक्सिमम ऑफ, अगर मैं n = 5 पे हूँ तो मेरी लूप 5 बार ही चलेगी, मेरी लूप 5 बार चलेगी मैक्सिमम ऑफ। मिनिमम भी चल सकती है, मिनिमम क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में क्या होगा, मैं नेगेटिव वैल्यू पे हिट करूंगा, जहाँ मेरा k नेगेटिव हो जाएगा, वो अपन को कंसिडर नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी लूप मैक्सिमम कितनी बार चल सकती है, 5 बार। मतलब यहाँ पे इन दोनों का सम है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का सम है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे इन तीनों का सम है, तो इन तीनों का सम है अगर, है ना, इन तीनों का सम है, और 5 के पास अगर इन दोनों का सम था तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 5 के पास सम है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अपन को, ठीक है। जैसे मैं 29 पे आया तो यहाँ पे इन चारों का सम है, मतलब चारों का सम है, और इसके पास भी इन तीनों का सम था, मतलब सम और ऐड ही होते जा रहा है। जैसे ही मैं आया 49 पे, 49 के पास 49 नहीं सॉरी, लेट्स से 20 पे आया, 20 के पास इन पांचों का सम है, 20 के पास क्या है, इन पांचों का सम है, ठीक है। 20 के पास है इन पांचों का सम। अब शुरू होगी दिक्कत आना, ठीक है। 20 के पास इन पांचों का सम है। जैसे ही मैं आया 22 पे, अब देखो 20 के पास क्या है, 20 के पास है इन पांचों का सम, 1 2 3 4 5, सॉरी दिक्कत आएगी यहाँ पे। लेट्स से 22 के पास क्या है, इन पांचों का सम, 1 2 3 4 5, है ना। 22 के पास क्या है, इन पांचों का सम, ठीक है ना। आप अगर पैटर्न समझते जा रहे हो तो 22 के पास क्या है, इन पांचों का सम। अब 20 को क्या चाहिए, मतलब ये वाले कॉल को क्या चाहिए, 5,6 वाले कॉल को क्या चाहिए, 5,6 वाले कॉल को चाहिए इन पांचों का सम, इन पांचों का सम, इन पांचों का सम। अरे यार ठीक है, ओके ठीक है, खुद बना लूँगा मैं, ठीक है चलो बन गया है। आई गेस लाल है, उस कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं। 20 को चाहिए बेसिकली इन पांचों का सम, ठीक है, 20 को चाहिए इन पांचों का सम। तो देखो इतना सम तो आ गया है कॉमन, मतलब इतना सम तो मुझे 22 ला के दे देगा। अगर आपने यूनियन पढ़ा है, थोड़ा सा सेट के बारे में पढ़ा है मैथ्स में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इतना सम तो मुझे मिल जाएगा, बट ये 3 वैल्यू एक्स्ट्रा है। मतलब मेरे को क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक 1 अगर मैंने ऐड कर लिया तो मुझे इन पाँचों का नहीं, इन 6 का सम मिल गया। अगर मैंने 22 + 1 ऐड कर लिया तो मुझे 6 वैल्यूज़ का सम मिल गया है, क्योंकि 5 वैल्यूज़ का सम तो मुझे ये ला के दे रहा है ना, जस्ट प्रीवियस वाला सेल ला के दे रहा है। बट जो 1 है वो अगर मैं उसको ऐड कर रहा हूँ तो मुझे टोटल ऑफ 6 सेल्स का मिल रहा है सम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना बेसिकली इस सेल का सम डिडक्ट करना पड़ेगा। तो वो अपन मैनुअली कर सकते हैं, चलो डीपी अपन को काफ़ी हद तक समझ आ गई है। सबसे पहले तो अपन इस रिकर्शन कोड को लिख देते हैं यहाँ पे, दिस कोड इज ओनली फॉर रिकर्शन, सिंपल एज दैट। डीपी अपन ने भारी बना के रखी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन सेम अपने ये वाले चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं रिकर्शन कॉल थी, ठीक है। डीपी बना लिए, नंबर वन थिंग डन। दूसरी चीज़, अब अपन को उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ क्या होता है, हर पर्टिकुलर वैल्यू पे के की वैल्यू जब 0 होगी अपन को वहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने नहीं किया होगा वो चीज़, यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी कर दिया अपन ने, ठीक है, के की 0 वैल्यू पे कर दिए, ठीक है ओके। तो पहली चीज़, फॉर लूप चलेगी अपनी इंट i = 0 से लेकर i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1001 तक, प्लस i, सॉरी 1001 तक नहीं, i शुड बी लेस देन 1001 प्लस i। अब क्या करना है अपन को, डीपी की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है ना, फॉर i ऑफ k की वैल्यू जब होगी 0 तब अपन को डालना है 1। तो अपन ये वाला केस यहीं पे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला केस यहीं पे हैंडल कर रहे हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए लेट्स से अपन अभी के लिए इसको 0 अज्यूम कर सकते हैं। तो अपन 2 डीपी बना लेते हैं, एक को कर देते हैं कमेंट, ये थी रिकर्शन की,
ये थी रिकर्शन की, और ये है डीपी की। डीपी के अंदर अपन सबकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काम अपन ने कर लिया है, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीज़ें 0 ही अपन रिटर्न कर रहे हैं, है ना, और इसके अंदर कुछ विजिटिंग वाला फीचर भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू अपन 0 ले लेते हैं, ठीक है। काम हो गया, ओके। तो अब अपन ने इसको इनिशियलाइज कर दिया है सब वैल्यूज़ को 1 को, जितने भी k इक्वल्स टू 0 के केसेस थे उनको अपन ने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, एक काम हो गया है। दूसरी चीज़ अपन को क्या करना है, अब एक लूप चलानी है, और अपनी लूप चलेगी इसमें टॉप से लेकर बॉटम तक चलेगी। अपन चलाएंगे, अपन ने देखो ये वाली रो इनिशियलाइज कर दी है, इस रो से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 के लिए कभी कोई केस बनेगा ही नहीं। अपन चलाएंगे n इक्वल्स टू 1 k इक्वल्स टू 1 से, n इक्वल्स टू 1 k इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। तो अपन एक लूप चला देते हैं एक और, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 i शुड बी लेस देन लेट्स से 1001 प्लस प्लस i, है ना। फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 j शुड बी लेस देन 1001 प्लस प्लस j। काम हो गया ये भी। अब क्या करना है अपन को लिखना है dp ऑफ i ऑफ j। अब dp ऑफ i ऑफ j क्या हो रहा था, यूजुअली ना वो इन दोनों का सम हो रहा था, इधर और इधर का, जो एडजेसेंट सेल्स थे उन दोनों का सम हो रहा था, है ना। तो जैसे कि अगर अपन ले तो ये हो रहा था dp ऑफ i माइनस 1 ऑफ j प्लस dp ऑफ i j माइनस 1, सिंपल एज दैट। ये हो रहा था अपना dp। कभी कभार अपन को आ रही थी दिक्कत जब वो एक्स्ट्रा सेल एक एक्स्ट्रा सेल को वो ले रहा था, तो अपन को उसको करना पड़ेगा डिडक्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन को फाइंड करना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा सेल है भी कि नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे केसेस में नहीं था, है ना, यहाँ पे अपनी लिमिट 5 की थी, तो अगर मैं 4 पे हूँ तो यहाँ पे तो 2 सेल ही है, यहाँ पे कितने सेल है, 2 सेल ही है, और 9 को इन 2 सेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 9 के अंदर इन 2 सेल्स को ऐड कर लूंगा तो उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि अपनी लिमिट है टोटल 5 सेल, मैक्सिमम 5 सेल लेने हैं, है ना। मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, और मेरे को मैक्सिमम 5 सेल लेने हैं, इसलिए भी 2 सेल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। मैक्सिमम 5 सेल क्यों लेने हैं, क्योंकि अपनी जो रिकर्शन में लूप चल रही थी वो 5 टाइम से चल रही थी, क्योंकि अपना n इक्वल्स टू 5 है, n इक्वल्स टू 5 है, मतलब अपन को पता कैसे चलेगा, लेट्स से कि मैं हूँ अगर अभी यहाँ पे 20 पे, तो अपन को पता कैसे चलेगा, है ना, ये 1 2 3 4 5 है, अपन को पता कैसे चलेगा इस केस में कि अपन को कौन से सेल को हटाना है, इस सेल को हटाना है, तो है ना, अपन को पता ऐसे चलेगा कि अगर अपन डिडक्ट कर देंगे k माइनस n को, k माइनस n को अगर अपन डिडक्ट कर देते हैं, है ना, तो k इसको लिखते हैं अपन लेट्स से राइट से थोड़ा सा डिडक्ट कर देते हैं, k माइनस n, तो इस केस में k माइनस n क्या हो रहा है, 1, है ना। जस्ट ऊपर वाले सेल में k माइनस n को अपन को करना है अपने आंसर में से डिडक्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि इस केस के अंदर तो वो यहीं कहीं जा रहा था, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी जो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। सबसे पहले अपन इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन इंट, एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, इंट लेट्स से टू बी डिडक्टेड, एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से ये 0 है ना, अभी तो 0 है, लेट्स से डिडक्ट 0 करना है, अगर छोटे केसेस रहे तो बेस केस 0 है, बट अगर जो मेरा है जो अपन कर रहे k माइनस n, है ना, तो इस केस में k क्या हो गया, मेरा j हो गया, और n क्या हो गया, i हो गया, है ना, क्योंकि जो j वाली लूप चल रही है वो k के लिए चल रही है, जो i वाली लूप चल रही है वो n के लिए चल रही है। तो लेट्स से इफ j माइनस i जो मेरा है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि मेरे को डिडक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे टू बी डिडक्टेड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, डिडक्टेड, मैं मेरे टू बी डिडक्टेड टू कर दूंगा अपडेट, और उसको बना दूंगा dp ऑफ, अब देखो यहाँ पे ये था, तो dp ऑफ एक ऊपर वाली रो, मतलब कि dp ऑफ i माइनस 1 एक ऊपर वाली रो थी, और ये क्या था, k माइनस n, ठीक है, k माइनस n कॉमा j माइनस i, सिंपल एज दैट। ये अपन को मिल गया टू बी डिडक्टेड। अपन क्या करेंगे, ये तो अपन ने निकाल लिया, इन दो को ऐड कर लिया, ऑल्सो यहीं पे तुरंत अपन क्या कर देते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, परसेंटेज मॉड, ये ले लिया। अब क्या करेंगे अपन, dp ऑफ i ऑफ j, लेट्स से मॉड लेने से पहले ही अगर अपन डिडक्ट कर देंगे ज़्यादा फायदा रहेगा, माइनस टू बी डिडक्टेड
ठीक है, अपन ने क्या किया है, दो चीज़ों को प्लस किया है। बाय डिफॉल्ट टू बी डिडक्टेड 0 है, अगर टू बी डिडक्टेड की कुछ वैल्यू हुई तो अपन उसको कर देंगे डिडक्ट। आखिरी में अपन ले रहे हैं मॉड। आई गेस सो दिस इज इट। एट द एंड अपन को क्या करना है, ओके अपन यहाँ पे एक और काम कर रहे हैं, अपन पूरी की पूरी डीपी इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। तो अपन को इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, अपन यहाँ पे बेसिकली एन और एम के लिए चला सकते हैं। ओके ठीक है, मेरे को एक अच्छा वेरिएशन मिला है इसका, बट अभी के लिए क्या करते हैं अपन इसको सिंपली n+1 से लेकर इसको k+1 तक चलाते हैं अभी के लिए बस इतना काम करते हैं अपन। और एट द एंड क्या कर देते हैं, रिटर्न dp ऑफ n ऑफ k। बस इतना सा काम करना है अपन को, ठीक है। मैंने तो पूरी के लिए dp चला दी थी, बट अपन को n+1 और k+1 के लिए चलाना। अपना आंसर सही आ रहा है ना। अपन इसको और फास्ट बना सकते हैं, क्या हो रहा है, रन टाइम इंटीजर, ओके मतलब साइन बिट की वैल्यू कुछ दिक्कत आई है। अपन ने बेसिकली ना नेगेटिव वैल्यू हो गई अपनी, है ना, नेगेटिव वैल्यू हो गई है। मतलब ये एडिशन जो हो रहा था ना यहाँ पे, ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो पहले मैं जो सोच रहा था वो सही सोच रहा था, यहीं पे मॉड ले लेते हैं। एडिशन करने के बाद अपन ले लेते हैं मॉड, आखिरी में करेंगे dp ऑफ i ऑफ j इक्वल्स टू dp ऑफ i ऑफ j माइनस टू बी डिडक्टेड, है ना, माइनस टू बी डिडक्टेड परसेंटेज मॉड। ये कर लिया है। अब आई गेस तो चलना चाहिए। यूज टेस्ट केस करके अपन लोकल में ट्राई कर लेते हैं। ओके फिफ्थ टेस्ट केस अभी भी नहीं चल रहा है। dp ऑफ i माइनस ये मॉड। एक काम करते हैं अपन इसको अभी के लिए ना यहाँ पे लॉन्ग ही ले लेते हैं, लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई गेस सब चलना चाहिए। लेट्स सी, परसेंटेज मॉड माइनस परसेंटेज मॉड, ठीक है सही है। अभी भी दिक्कत आ रही है, इंटीजर ओवरफ्लो अभी भी हो रहा है। मतलब कि माइनस करने का भी मॉड लिया है अपन ने, दो वैल्यूज़ को प्लस करने का भी मॉड लिया है। अगर मैं यहाँ पे स्टिल एक और बार लगाऊँ, dp ऑफ i ऑफ j इक्वल्स टू dp ऑफ i ऑफ j परसेंटेज मॉड, लेट्स सी। मतलब दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, अपन ने मॉड सही तरीके से नहीं लिया है, जो कि अभी भी नहीं ले पा रहे अपन ने क्या किया, dp ऑफ i ऑफ j को बुलाया प्लस dp ऑफ i ऑफ j-1 को बुलाया, उनका परसेंटेज मॉड लिया, जो कि सही कर रहे हैं अपन। एरर कहाँ आ रही है अपनी, dp ऑफ i ऑफ j, dp ऑफ i ऑफ j, अपन इनकी वैल्यूज़ को भी लॉन्ग ले लिया है। लेट्स से अभी के लिए यहाँ पे जब अपन प्लस कर रहे हैं तब भी यहाँ पे लॉन्ग ले लेते हैं। ओके लेट मी ट्राई वन मोर थिंग। कंट्रोल C, कंट्रोल V, आई गेस सो नाउ दिस शुड वर्क। ये तुरंत ही होना चाहिए क्योंकि दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। ओके ऑलराइट, dp ऑफ गिव मी अ मिनट। लाइक बहुत छोटी सी एरर होगी जो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, गिव मी अ मिनट। आई गेस सो आई फाउंड द एरर। बेसिकली अपन कुछ गलत नहीं कर रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम इस तरीके से कि सबसे वो गलती होगी ही होगी, है ना। मैं बताता हूँ एरर क्या है। एरर ये है कि लेट्स से कि अभी मेरी वैल्यू ना बहुत छोटी आ गई है, मेरी वैल्यू आ गई बहुत छोटी, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया और मॉड ले लिया तो मेरी वैल्यू बहुत छोटी आ गई है। ऐसा हो सकता है मॉड लेने के बाद मेरी वैल्यू 1 या 2 आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। अब मैंने क्या 1 या 2 को अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू से डिडक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने ये काम कर दिया है तो ये बहुत बड़ा पाप है। मतलब कि अब मेरी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। मैं चाहता नहीं हूँ मेरी वैल्यू नेगेटिव रहे, मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यू रहे पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो उस केस में क्या करना है, अपन को इस नेगेटिव वैल्यू का ख्याल रखना पड़ेगा। इस नेगेटिव वैल्यू का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपन एक काम कर देते हैं, यहाँ पे इसको प्लस मॉड कर देते हैं, है ना, प्लस मॉड कर देते हैं नेगेटिव वैल्यू का ख्याल रखने के लिए, इन केस अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो ट्राई करके देखते हैं। चलो ठीक है, मेरी थ्योरी एकदम सही थी, वो वैल्यू आ सकती है नेगेटिव, ये डिडक्ट करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, जिसका अपन को रखना पड़ेगा ख्याल, जो अपन ने यहाँ रखा है। अब इसको अपन कर देंगे सबमिट, दिस विल वर्क। सो ये कोई मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है। एक और चीज़, अभी अपन अगर ध्यान दे तो अपन क्या कर रहे हैं, बार बार डीपी कॉल कर रहे हैं। अपन चाहे तो इसको भी बचा सकते हैं। कैसे,
मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरी की पूरी को ले लो, एक बाहर कोई फंक्शन में ले लो, लेट्स से यहीं पे कोई एक फंक्शन में ले लो, ठीक है। एक और फंक्शन बना दो, लेट्स से इसको बोलो डी ऑफ एफ, ठीक है, डी ऑफ एफ। यहाँ पे दे दो int n कॉमा int m। जो अपन करने वाले हैं वो क्या करेगा, डीपी को सिर्फ एक बार ही कॉल करेगा, डीपी को सिर्फ एक बार कॉल करेगा, हर बार अपन को बिग ऑफ 1 में आंसर मिलेगा, फिर हर बार अपन को बिग ऑफ 1 में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पूरी की पूरी चीज़ को कर दिया है पेस्ट। इसको अपन ले लेते हैं 1001, इसको भी अपन ले लेते हैं 1001। अभी देखो अपना 15 ms आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अब अपना आंसर 15 ms से भी कम में आएगा, ठीक है, ठीक है। जो अपन चीज़ करने वाले हैं इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डीपी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डीपी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। ये वाली लूप भी ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो अपन बाहर एक वो बना लेते हैं, एक फ्लैग, है ना, लेट्स से बूल फ्लैग, बूल फ्लैग, ठीक है। बूल फ्लैग इनिशियली रहेगा फॉल्स, फॉल्स मतलब अभी तक मेरी डीपी इनिशियलाइज नहीं हुई है ना। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स मतलब कि मेरी डीपी इनिशियलाइज नहीं हुई है, तो अपन क्या कर देंगे, ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, डीपी का फंक्शन कॉल कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू दे देंगे। वैसे वैल्यू से तो फर्क नहीं पड़ता इसको, तो अपन को एन और एम की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपन तो पूरी की पूरी डीपी इनिशियलाइज कर रहे हैं। एन और एम से अपन को क्या मतलब, मैंने तो पूरी 1001 टाइम्स 1001 की डीपी इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। सो 1000 इंटू 1000 की डीपी इनिशियलाइज कर दी है मैंने, ओके, ये काम हो गया। ऑल्सो अब इस फ्लैग को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे अंदर आते से सबसे पहले फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, तो ये ग्लोबल है, तो फ्लैग सिर्फ एक बार ही ट्रू होगा, डीपी सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होगी। लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट, ठीक है। ये फंक्शन मेरा कहना ये कि एक बार ही कॉल होगा। अभी डीपी ऑफ एफ को अपन को देना पड़ेगा टाइप वॉइड, सॉरी माय बैड, कुछ टाइप नहीं दिया था अपन ने, ओके। अब सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। आई गेस तो अब बहुत स्लो होना, बहुत फास्ट होना चाहिए, लाइक स्टिल 15 ms दे रहा है, बट आई गेस तो इससे फास्ट हुआ है, क्योंकि अपन ने फंक्शन सिर्फ एक ही बार कॉल किया है अपने जितने भी कॉल्स थे उसमें, है ना, लाइक स्टिल लाइक व्हाटएवर, ओके। तो दिस इज इट। आपको इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आई अपलोड लीड कोड वीडियोज़ एवरी डे, ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।